तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपकी सारी चीजें आ रही है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो आज शाम आपका 7:30 बजे लाइव लेक्चर भी होने वाला है, तो उसे अटेंड जरूर करना। और अब यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज है वो अगले साल से क्या आना चालू हो जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या जरूरी बन जाता है। और वेकेशन में हम आपको पूरा गाइड करेंगे किस तरह से आपके कॉलेज का सिलेक्शन होना चाहिए, अलग अलग तरह के कोर्सेज क्या आप अक्वायर करते हो, ये सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज क्या मिलने वाला है। अब सबसे पहले चीज चैप्टर नंबर 5, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ऑलरेडी कल मैंने फर्स्ट चैप्टर यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मैंने नोट्स प्लस अगर हम बात करें तो मैंने वन शॉट वीडियो के आपको अपलोड करके दे दिया था। अब आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं आपके एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के बारे में। अगर आपको इस तरह के नोट्स चाहिए और भी तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और साथ ही साथ चैनल को शेयर कर दो जितना हो सके उतना। अब सबसे पहली चीज हम लोग ये समझेंगे ई बिजनेस होता क्या है। अब ई बिजनेस हम सभी से जानते हैं, ऐसा कोई भी बिजनेस जो आपके इंटरनेट के थ्रू किया जाता है उसे हम लोग ई बिजनेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद मैंने क्या किया, उस पर ये जो वाटर बॉटल है वाटर बॉटल में बेचने लग गया, ठीक है। और सामने वाला बंदा जो है, जो क्या है बायर है, वो क्या कर रहा है उस वेबसाइट पे जाके वो मेरी बॉटल का खरीद रहा है। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ, लेन देन का काम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन क्या ये फिजिकली हुआ कि सामने सामने हुआ? नहीं, ये ऑनलाइन के थ्रू हुआ। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ई बिजनेस बोलते हैं। क्या बोला है? ई बिजनेस। ई बिजनेस का शॉर्ट फॉर्म ई बिजनेस और फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस वाया इंटरनेट। मतलब ये एक ऐसा बिजनेस, ऐसा कोई भी बिजनेस जो आपके इंटरनेट के थ्रू क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, उसे हमें क्या बोलते हैं, हम ई बिजनेस क्या बोलते हैं। राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज स्कोप ऑफ ई बिजनेस। अब ई बिजनेस के स्कोप क्या क्या है? सबसे पहला क्या आता है, बिजनेस टू बिजनेस। अब हमेशा जरूरी नहीं है कि बिजनेस में जो चीज की जा रही है वो हमेशा जो सामान बेचा जाएगा वो एक कंज्यूमर को ही बेचा जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। कई बार एक बिजनेस वाला बंदा अपने बिजनेस के लिए क्या सामान खरीदता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मेरी क्या है, मेरी गाड़ी बनाने की कंपनी है। अब जरूरी नहीं है मैं गाड़ी बनाता हूं तो गाड़ी के अंदर के जितने भी स्पेयर पार्ट्स है मैं वो सारी चीजें बनाता हूं। अब मेरे सामने वाला भाई साहब पे टोपी पहन के बैठा हुआ है ब्लैक कलर की, ठीक है। अब वो बंदा क्या करता है, इंजन बनाता है। क्या बनाता है? इंजन बनाता है। मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई 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 मुझे क्या चाहिए, इंजन चाहिए, तो मुझे इंजन दिया। अब इंजन जो मैं खरीद रहा हूं, क्या मैं पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे बिजनेस के लिए ले रहा हूं। वो भी बिजनेस कर रहा है, मैं भी बिजनेस कर रहा हूं। अब ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, ये दो बिजनेस के बीच में हुआ कि नहीं हुआ। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बी टू बी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब बी टू सी मतलब मैंने इंजन खरीदा, मैंने गाड़ी बनाई। अब एक टीएसएस आता है, अब वो क्या बोलता है, भाई भाई मुझे ना गाड़ी चाहिए। क्या चाहिए? गाड़ी। वो मुझे गाड़ी का पेमेंट करता है। और वो गाड़ी बिजनेस के लिए खरीद रहा है? नहीं, वो क्या लॉन्ग ड्राइव के लिए खरीद रहा है, कि वो अपने दोस्तों के साथ क्या घूमने जाएगा लॉन्ग। सॉरी, गला थोड़ा सा चला गया, ठीक है। अब वो घूमने के लिए जाएगा, अब वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए कर रहा है। सही बात है कि नहीं बात है? मैं बिजनेस वाला। अब ये ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, एक बिजनेस से क्या कंज्यूमर के बीच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बी टू सी क्या बोले। अब सी टू बी मतलब क्या होता है, अब टीएसएस आया, वो बोला मुझे गाड़ी चाहिए, लेकिन गाड़ी में मेरे क्या कूलर होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, एक लंबी सी सीट होनी चाहिए। सही बात है, ये बोला। मैं बोला ठीक है, मैं गाड़ी मॉडिफाई कर दूंगा, लेकिन आपका बजट क्या है उस हिसाब से मैं सामान लगाऊंगा ना। तो मुझे प्राइस क्या कोट कर रहा है, क्या कर रहा है वो प्राइस कोट। अब इस कंडीशन में प्राइस मैं कोट कर रहा हूं क्या? नहीं, वो प्राइस वो मुझे कोट कर रहा है। तो ये वाला जो ट्रांजेक्शन क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर टू बिजनेस क्या बोलते हैं। अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, अब टीएसएस से गाड़ी खरीद ली, क्या खरीद ली, गाड़ी खरीद ली। अब वो गाड़ी चला ली, उसका मन भर गया, तो अब टीएसएस का दोस्त क्या हुआ, भागा हुआ टीएसएस। क्या नाम है उसका? भागा हुआ टीएसएस। अब टीएसएस क्या करता है, भागे हुए टीएसएस को क्या गाड़ी बेचता है। अब वो भागा हुआ टीएसएस गाड़ी खरीद लेता है, लेकिन वो क्या बिजनेस की खरीद रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो भी अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए खरीद रहा है। और जो टीएसएस गाड़ी बेच रहा है, क्या वो बिजनेस कर रहा है? नहीं, वो बिजनेस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या थे, एक तरह से कंज्यूमर ही थे। अब ये ट्रांजेक्शन कौन था, दो कंज्यूमर के बीच हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी टू सी क्या बोलते हैं। अब बी टू ए की बात करूं तो बी टू ए मतलब क्या होता है। अब हम जब कभी भी बिजनेस ओपन करते हैं तो हम गवर्नमेंट को कई सारी चीजें पे करते हैं, गवर्नमेंट से कई सारी सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। जैसे रजिस्ट्रेशन करवाना, गुमस्ता बनवाना,
फिर उद्यम बनवाना, फिर अगर मैं बात करूं आपका रजिस्ट्रेशन फी हम लोग पे करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी हम पे करते हैं, कुछ आपकी जो फीस होती है वो हम पे करते हैं। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, सारी सर्विसेज हम कहाँ से अवेल करते हैं, आपके गवर्नमेंट से अवेल करते हैं कि नहीं करते, इसकी डिमांड हम किससे करते हैं, गवर्नमेंट से करते हैं। अब एक बिजनेस वाला बंदा क्या कर रहा है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोला है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन बोला है। क्या बोला है, एडमिनिस्ट्रेशन से हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन। अब ये सर्विसेज की जो ट्रांजेक्शन हो रही है किसके बीच में हो रही है, एक बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में हो रही है। सही बात है, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में हो रही है। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, B2A बोलते हैं। अब ये सारे जो ट्रांजेक्शन है ये ऑफलाइन हो रहे नहीं, पहले ऑफलाइन भी हुआ करता था, अभी भी कुछ कुछ जगह पे ऑफलाइन होता है, बट मोस्ट ऑफ दी चीजें अगर मैं बात करूं तो अब ऑनलाइन हो गई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, B2A क्या बोलेंगे। अब कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या हो गया, अब हम भी है बीइंग अ कंज्यूमर, हम क्या बनवाते हैं, हम आधार बनवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, हम पैन कार्ड बनवाते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं, डोमिसाइल बनवाते हैं। ये सारी चीजें कोई भी लल्लू पंजू बनाता है नहीं, ये कोई भी लल्लू पंजू नहीं बना सकता। इसकी सिर्फ और सिर्फ जो अथॉरिटी है वो क्या है, गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स है उनके पास है ये अधिकार कि वो क्या कर सकते, इसे इशू क्या कर सकते। अब ये सर्विसेज किसके बीच हो रहे, एक आम इंसान यानी कंज्यूमर, ये मैं बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं नहीं, ये मैं अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए कर रहा हूं। सही बात है, आधार का मैं बिजनेस के लिए यूज करूंगा नहीं, मैं अपने लिए यूज करूंगा। सही बात है, तो ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा है, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। तो इसी के लिए बोलते हैं द ट्रांजेक्शन कंडक्टेड ऑनलाइन बिटवीन कंज्यूमर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, C2A क्या बोलेंगे। क्लियर है, डन। आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। अब ई बिजनेस के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं वो हम लोग क्या थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, इजी फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, इजी टू फॉर्मेशन होता है। यानी अब जब कभी भी आप एक ई बिजनेस क्या ओपन करना चाहते हो तो आपको उसमें ज्यादा झंझटमारी नहीं करनी पड़ती है कि आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो रजिस्ट्रेशन करवाना है। हाँ करवाना पड़ता है, लेकिन जितना ट्रेडिशनल बिजनेस में करवाना पड़ता है उतना आपके ये वाले बिजनेस में करवाना नहीं पड़ता। ई बिजनेस में इतना करवाना नहीं पड़ता, आपको सेटअप खड़ा करना पड़ता है। लेकिन जब आप ई बिजनेस की बात करो तो ई बिजनेस में आपको सेटअप वेटअप की इतनी जरूरत नहीं होती, आपको बहुत मिनिमल सेटअप की क्या जरूरत होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईज फॉर्मेशन क्या बोलते हैं। लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। अब मैंने बताया कि आप जब एक ट्रेडिशनल बिजनेस खोलते हो तो आपको उसमें एक शॉप चाहिए रहता है, शॉप के अंदर आपको फर्नीचर चाहिए रहेंगे, फिर उसके बाद आपको लेबर चाहिए रहेगा उस शॉप में काम करने के लिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी का, पावर सप्लाई का पूरा काम क्या करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं बात करूं तो आपको बिलिंग के लिए काउंटर बनवाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं। बट जब आप ई बिजनेस खोलते हो जस्ट आपको क्या चाहिए रहता है, एक पीसी चाहिए रहता है। ठीक है, अब तो बहुत लोग क्या करते हैं, आपके मोबाइल से भी क्या करते हैं, ई बिजनेस क्या कर लेते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए रहता। एंड यू नीड अ वेबसाइट, बस वेबसाइट अगर मैं बात करूं, आप एक पेज बनवाना चाहते हो, आपका 10-15 हजार में पेज बन जाता है, मोबाइल आपके पास ऑलरेडी है, आप इजिली इसको एक्सेस कर सकते हो। तो बताओ पैसा किसमें लग रहा है, इसमें ज्यादा लग रहा है कि इसमें ज्यादा लग रहा है, बट ऑब्वियसली बात है इसमें ज्यादा लग रहा है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हाई होती है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है, आपकी लो होती है। डन, क्लियर हो गया। चलो अभी कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब क्या होता है, आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर बात करो तो हमारे पास बैरियर रहता है। क्या बैरियर रहता है कि भैया शॉप जो है मार्केट में 9 से 11 तक ही क्या खुली रहेंगी, क्या 9 से 11 तक ही खुली रहेंगी, उसके बाद सारी शॉपें जो है बंद हो जाएंगी। मार्केट में एक पर्टिकुलर डे भी होता है जहां पे पूरा मार्केट जो रहता है बंद रहता है। सही बात है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो उन दिनों हम क्या कर सकते हैं, हम बिजनेस नहीं कर सकते। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन मार्केट, ठीक है, अब ऑनलाइन यानी ई बिजनेस की बात करो तो ई बिजनेस में हम कभी भी कर सकते हैं। हम रात को अगर 12 बजे करना चाहते हैं हम 12 बजे कर सकते हैं, अगर हमें रात को 1 बजे करना है हम रात को 1 बजे कर सकते हैं। कोई रोक टोक होने वाला है, कोई रोक टोक नहीं होने वाला। ऐसा कोई दिन भी नहीं होगा जहां पे हम हमारा जो पूरा बिजनेस है वो बंद रहेगा या फिर पूरा वेबसाइट बंद, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं। आप सो रहे हो तभी भी आपका कोई मार्केट में आपका सामान खरीदता है, आप घूम रहे हो तभी भी आपका बिजनेस चल रहा है, कोई रोक टोक, कोई भी रोक टोक होती नहीं है। क्लियर हो गया। तो इसी के लिए बोला है कि जो बिजनेस है ये कभी भी कहीं पे भी क्या चलता रहता है। फिर क्या आपका स्पीड है, और स्पीड की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम जो इंफॉर्मेशन है, अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटर बॉटल है, अगर मुझे ट्रेडिशनल मार्केट में पता करूं तो मुझे वाटर बॉटल के पता करने के लिए 10 दुकान क्या घूमना पड़ेगा। बट यहीं पे अगर मैं बात करूं, जब 10 दुकान में घूमूंगा तो मेरा टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, बड़ा ऑब्वियसली बात है जाएगा। बट मैं जब क्या बात कर रहा हूं, मैं जब बात कर रहा हूं आपकी किसके, जब आपकी ई बिजनेस की बात करो तो ई बिजनेस में मैं बस आपके सर्च पोर्टल पे जाके मैं क्या करूंगा, वाटर बॉटल सर्च करूंगा। सही बात है। सो अब मेरे पास एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या आ जाएंगे,
और प्लस उनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मेरे पास आ गई जाएगी। सही बात है कि नहीं बात है? हाँ सर सही बात है। अब इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोडक्ट के बारे में इजीली क्या मिल जाती है, और आपको जो अल्टरनेटिव्स है बाइंग के वो भी आपको क्या आराम से क्या मिल जाते हैं। तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है इसकी। नेक्स्ट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल एक्सेस। अब ग्लोबल एक्सेस मतलब क्या होता है सर? अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, मैं इंडिया में रहता हूँ, क्या रहता हूँ? इंडिया में रहता हूँ। अब मैंने वेबसाइट बनाई www. ठीक है, अब मैंने वेबसाइट क्या बना दी। अब यहाँ पे चाइना वाला बंदा है। अब बताओ, ये चाइना वाला बंदा मेरे वेबसाइट पे विजिट कर रहा है। सही बात है, वेबसाइट पे विजिट करके क्या कर रहा है, प्रोडक्ट्स को देख रहा है। प्रोडक्ट्स को देखने के बाद उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद इसने क्या कर लिया, अपना जो सामान था वो खरीद लिया, और यहाँ पे फिर इसको क्या डिलीवरी क्या चली गई चाइना में, इसको प्रोडक्ट क्या मिल गया। अब मुझे बताओ, मैं एक इंडियन सेलर हूँ। सही बात है, अब क्या ये जो सामान है मैंने कहाँ पे बेचा? मैंने चाइना में बेचा कि नहीं बेचा? ऐसे में अमेरिका वाला बंदा भी मेरे साइट पे विजिट कर सकता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, लंदन वाला बंदा भी विजिट कर सकता है कि नहीं कर सकता? अब बीइंग अ सेलर मेरे पास एक्सेस ग्लोबल मार्केट का है कि नहीं है? आराम से, क्या है? आराम से। सही बात है, मुझे कोई रोक टोक है? मुझे कोई भी रोक टोक नहीं है। क्लियर हो गया? पानी देना, ठीक है, कोई रोक टोक है? कोई रोक टोक नहीं है। सेम चीज मैं जब चाइना वाले बंदे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बीइंग अ बायर, अब इसके पास एक्सेस है कि अब ट्रेडिशनल मार्केट में कैसा होता है कि मुझे मेरे एरिया के मार्केट में, मुझे मेरे बोलते हैं ना कि मेरा जो लोकल मार्केट है उसी में मुझे जाना पड़ेगा। बट मैं जब ऑनलाइन जाता हूँ तो ऐसा कोई रोक टोक नहीं। मैं चाइना में रहता हूँ, मैं चाहूँ तो अमेरिका के प्रोडक्ट्स खरीद सकता हूँ, मैं चाहूँ तो लंदन के प्रोडक्ट्स खरीद सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ब्राजील के प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इंडिया के प्रोडक्ट्स खरीद सकता हूँ। यानी बीइंग अ सेलर भी मेरे पास, बीइंग अ बायर भी मेरे पास क्या होता है, ग्लोबल मार्केट का एक्सेस होता है। तो यही चीज बोला गया है ग्लोबल एक्सेस को, क्या कि हमारे पास पूरा एक्सेस होता है कि बीइंग अ बायर और सेलर हम क्या कर सकते हैं, पूरे मार्केट को क्या अक्वायर क्या कर सकते हैं। अ मूवमेंट टुवर्ड्स दी अ पेपरलेस सोसाइटी। सही बात है। अब ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन में हमने देखा है कि आपका जो पेपर वाला काम होता है बहुत कम हो जाता है। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपके बिलिंग्स हो गए, यहाँ पे अब पेपर वाला काम नहीं होता है, सारी चीजें ऑनलाइन होती है, जिससे पेपर का जो काम हो गया वो बहुत कम हो गया। पेपर वर्क मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका से इनवॉइस जनरेट करना, ये सारी चीजें बहुत कम हो जाती है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट सपोर्ट। अब गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा खासा क्या सपोर्ट करती है इनको। ये देखो एक तितली आ गई, तितली बनी उड़ती फिरो मस्त गगन में। सही बात है कि नहीं? ये हमारे दोस्त है, उन्होंने तितली उड़ाई है और तितली ऐसी उड़ी कि उड़ती रह गई। अब क्या बोला गया, गवर्नमेंट सपोर्ट। अब गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपके मोटिवेट करता है, एंकरेज करता है लोगों को, क्या आपके ई बिजनेस को क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा देता है। जैसे डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया एक मोटिव है, कहीं ना कहीं लोगों को एस्पायर कर रहा था कि आप बिजनेस जो आप ऑनलाइन क्या करो, कंडक्ट करना क्या चालू कर दो, क्या कर दो, ऑनलाइन कंडक्ट करना चालू कर दो। सही बात है, जहां पे गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि आप क्या कर सकते हो, आप एक बिजनेस सेटअप कर सको। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव इजी पेमेंट। सही बात है, आप ऑनलाइन जब पेमेंट करते हो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होता है। आप अगर मैं बात करूं, जैसे अगर कैश, अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं तो आप जाते हो तो मेजरली कैसा होता है कि कुछ में डेबिट कार्ड एक्सेप्ट होता है, नहीं होता है, कहीं पे फोन पे लेते हैं, कहीं पे नहीं लेते, कहीं पे गूगल पे लेते हैं, नहीं लेते। ज्यादातर लोग कैश में डील करना ज्यादा पसंद करते हैं, और जरूरी नहीं है बीइंग अ डिजिटलाइज्ड, बीइंग लिविंग इन अ डिजिटलाइज्ड एरिया या फिर सोसाइटी हम कैश हमेशा लेके घूमते नहीं है। सही बात। बट जब मैं यहाँ पे आपकी इंटरनेट पे जाता हूँ तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। क्या इजी हो जाता है सर, कि आपके पास वी हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, वी हैव गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, भारत पे। हम अपने इन नंबर्स ऑफ जो सोर्सेज होते हैं उनके मदद से हम क्या पेमेंट इजीली कर सकते हैं। सही बात है, कोई रोक टोक नहीं, और पेमेंट तुरंत उनके हमारे अकाउंट से कट के उनके अकाउंट में क्या चला जाता है, हमारे अकाउंट से क्या करके कट के उनके अकाउंट में क्या चला, हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाता है, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। डन। अब लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। सही बात है। अब व्हाट वी हैव सीन बेनिफिट्स। अब लिमिटेशंस मतलब क्या हो गया, आपका डिसएडवांटेजेस आप बोल सकते हो, लैक ऑफ पर्सनल टच। सही बात है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं ई बिजनेस में, आप कोई भी सामान जब खरीदने जाओगे ऑनलाइन में तो आपको पर्सनल टच नहीं मिलेगा। आप जैसे ऑफलाइन में जाते हो, आप फिजिकल मार्केट में जाते हो तो आप चेक करते हो ये सामान कैसा है, इसकी क्वालिटी आपको हाथ में चेक करके पता चलती, कपड़ा कैसा है, कपड़े की लेंथ, ये सारी चीजें पता चलती। बट जब मैं आपके ऑनलाइन मार्केट में आता हूं, मुझे सारी चीजों का इंफॉर्मेशन मिलता है,
मुझे लिखा हुआ सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो चेक करने का एक पर्सनल टच मिलता है क्या, पर्सनल टच नहीं मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिनों पहले मैंने माइक मंगवाया था अमेजोन से, ठीक है। अब उस माइक में क्या हो गया कि अब मैंने 6 माइक मंगवाई थी, सही बोल रहा हूँ ना, 6 माइक मंगवाई थी। अब 6 माइक में से अगर मैं बात करूं तो एक माइक तो ऐसा खुला था, मतलब अनपैक्ड था, ठीक है, जहां पे उसकी बैटरी माइक में लगी हुई थी, अच्छे से उसको फोल्ड नहीं किया होता, ऐसा ही पूरा माइक था। बताओ ये चीज होती है, ये क्या होता है आपका कि पर्सनल टच का नहीं है। अगर वही मैं ऑफलाइन में जाता, मैं खोल के चेक करता, भाई ये क्या है, मैं सेलर को धोता भी बरोबर से, मतलब धोता मतलब पूछता उससे। फिर डिलीवरी टाइम, अब जब आप फिजिकल मार्केट में जाते हो, आप गए सामान खरीदा, आपने पैसे पे किए, तुरंत आपका सामान मिल जाता है। बट आप जब ई बिजनेस में जाते हो, आपने पेमेंट तो तुरंत कर दिया, लेकिन भाई सामान आने में 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसे क्या लग जाते, तो डिलीवरी के लिए क्या टाइम लेते हैं। सिक्योरिटी इश्यू भी होता है जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो जो हैकर होता है, भाई हैकर बहुत शाना है, टीएसएस से भी शाना है। तो वो क्या कर लेता है, आपकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है इजिली क्या ग्रैप्स कर सकता है, तो जिससे आप स्कैम होने के बहुत ज्यादा क्या चांसेस होते हैं। फिर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, अब समटाइम्स अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट क्या करती है, ई बिजनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। देख लो कितना छोटा नोट बना आपके लिए, ठीक है। अब ई बिजनेस की अगर मैं बात करूं, हाँ, अब जब गवर्नमेंट क्या करती है, इन पे ध्यान रखती है, क्या ध्यान रखती है कि किसी भी तरह का क्या हो, किसी भी तरह की जो फालतू चीजें ना हो, ठीक है। अब कई बार ध्यान रखते रखते गवर्नमेंट क्या बना देती है, ऐसे रूल्स बना देती है, ऐसे पॉलिसीज बना देती है, जिससे हमारे लिए मुश्किल हो जाता है भाई कि हम क्या करें, बिजनेस क्या कर पाए। और गवर्नमेंट क्या करने लगती है, इनडायरेक्टली इंटरफेयर क्या करने लगती है बिजनेस को। हाई रिस्क भी होता है, सही बात है। अब मैं क्या किया, मैंने अमेजोन से मैंने माइक मंगवाया था, सही बात है। आप रिस्क तो आई ना, माइक आया नहीं आया, मैंने पेमेंट कर दिया, ये भी एक दिक्कत हो जाती है। दूसरी दिक्कत ये होती है कि सामान आया कि अच्छा आया कि बुरा, ये भी एक दिक्कत हो जाती है। क्यों कि अगर सामान खराब आया तो हमारे पास एक पर्सनल टच वाला फील है क्या, नहीं। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि भाई सामान को कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका वापस क्या भेज सकते हैं, ये भी हमें पता होता है, ये भी हमें आइडिया नहीं होता है। तो यहाँ पे क्यों होता है ऐसा, ऐसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। बट मैं जब ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करता हूँ, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारा रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि बंदा सामने रहता, हम उसके पास सीधा जा सकते हैं और जाके क्या बोल सकते हैं, भाई देख सामान खराब दे दिया, सही सही सामान दे दे, समझा, वरना बहुत खाएगा। अब प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, अब जब कभी भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन खरीदते हो या फिर ऑनलाइन कभी भी सामान खरीदते हो, तो सबसे पहली चीज आप साइट पे विजिट करते हो, तो फर्स्ट यू नीड टू डू इज आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आपको आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ती है, इंपोर्ट क्या करनी पड़ती है। फिर उसके बाद प्लेसिंग एन ऑर्डर, अब आप जाते हो, आप खोलते हो, आप खोलने के बाद सारा जो सामान है आपका सर्च करते हो, सर्च करने के बाद आपको जो सामान लेना रहता है आप उसको सिलेक्ट करके उसको अपने कार्ट में क्या ऐड करके उसको बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो। जो बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो वहां पे आपको पेमेंट के लिए आता है। पेमेंट के अब ऑप्शंस बहुत अलग अलग अवेलेबल होने लग गया। अब पहला क्या आता है, सीओडी होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी मेरा भाई, डिलीवरी नहीं डिलीवरी, मतलब जब अब क्या बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी, मतलब जब मेरे पास सामान आएगा तो मैं उसका पेमेंट कर दूंगा, उसको हम लोग सीओडी बोलते हैं। चेक मतलब क्या होता है कि जहां पे जो बायर होता है, ठीक है, बायर क्या करता है, सेलर को क्या कर देता है, चेक का क्या भेज देता है, क्या भेज देता है, चेक क्या भेज देता है। अब सेलर उसे बैंक में डालेगा, बैंक में डालने के बाद जब चेक क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेक क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद जो सेलर होगा अब बायर को क्या सामान क्या बेचेगा, तो चेक होता है। नेट बैंक ट्रांसफर मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली हम क्या करेंगे, आपकी इलेक्ट्रॉनिक बायर क्या करेगा, अपने अकाउंट से सेलर के अकाउंट में क्या करेगा, पैसे ट्रांसफर करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट बैंकिंग ट्रांसफर क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, जो पेमेंट होता है आप डेबिट कार्ड से करते हो, डेबिट कार्ड का नंबर डालते हो, क्रेडिट कार्ड का नंबर डालते हो और उससे क्या पेमेंट करते हो, ठीक है। तो ये होता है। डिजिटल कैश की बात करें, जैसे साइबर स्पेस में इंक्लूड होता है, ज्यादा तो लोग यूज नहीं करते क्योंकि इनके पास अवेलेबल ही नहीं होता है। डन। अब आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है, आउटसोर्सिंग बिजनेस की अगर हम बात करें, ठीक है, आउटसोर्सिंग बिजनेस की जब मैं बात कर रहा हूं, तो अब आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस, देखो अब मेरी क्या है, मेरी कंपनी है, क्या मेरी कंपनी है, COMPPANY, पीपी नहीं आएगा, PANY आएगा, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। अब सिर्फ एक कंपनी है तो मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करके मेरी फर्म है, उसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे मैं ध्यान नहीं देता। मैन्युफैक्चरिंग के साथ कई सारे जो काम होते हैं वो भी मुझे क्या करना रहता है, परफॉर्म क्या करना रहता है, जैसे लेबर को हायर करना, ठीक है, पैकेजिंग देखना, मार्केटिंग करना,
सेल्स करना, ऐसे बहुत सारे काम क्या होते हैं। अब जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया है, एक एजेंसी आई, बोलती है सर आपके ह्यूमन रिसोर्स मतलब लेबर को हायर करना, उसे काम कराने, लेबर को हायर करने का जो जवाबदारी वो मेरे पे छोड़ दो, वो सारे काम मैं आपके बिहाफ पे करूंगा। सही बात है, मैंने बोला ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपना जो एक अलाइड एक्टिविटी था प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो मैं किसी पर्टिकुलर एजेंसी को मैंने दे दिया कि भाई मेरे बदले पे क्या कर, तू काम कर। सही बात है कि नहीं बात है। अब इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग। क्या, द प्रोसेस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन। मतलब ये क्या है, जब हम क्या करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शन या फिर कोई भी जो बिजनेस फंक्शन, बिजनेस वाली जो हमारी एक्टिविटी होती है, हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड एजेंसी को क्या दे देते हैं। ठीक है, और ज्यादातर ये जो एक्टिविटीज होती है नॉन कोर एक्टिविटीज। नॉन कोर एक्टिविटीज मतलब क्या होगा कि आपकी जो मेन एक्टिविटी थी वो नहीं करते हम, जो आपकी नॉन कोर मतलब जैसे आ गया ह्यूमन रिसोर्स को हायर करना, फिर उसके बाद मेरा अकाउंट्स देखना, फिर मेरी मार्केटिंग करना, ये सब मेरी मेन एक्टिविटी नहीं। मेरी मेन एक्टिविटी क्या थी, प्रोडक्शन करना। ठीक है, प्रोडक्शन तो मैं खुद कर रहा हूं, लेकिन जो बाकी सारी अलाइड एक्टिविटीज थी वो सारी चीजें मैं क्या कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को मैं हायर कर ले रहा हूं और उनको बोल रहा हूं करने के लिए। तो ये मेरी क्या होती है, नॉन कोर एक्टिविटीज क्या होती है। इसी चीज को हम लोग आपका क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग और आउटसोर्सिंग क्या बोलते हैं। आपने देखा होगा सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स कंपनी हायर करती नहीं, वो सिक्योरिटी गार्ड फर्म को हायर कर लेती है। वो बोलती है भाई मुझे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, 3 सिक्योरिटी गार्ड मुझे लगेंगे, तो वो ला के देती। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग। क्या बोलते हैं, डन। आउटसोर्सिंग मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग, सही बात है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करता हूँ कि अगर मैं अपनी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हायर करता हूँ, ठीक है, तो मेरी कंपनी का क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय बन जाएगा। अब मेरी कंपनी का जब एम्प्लॉय बनेगा तो अब मुझे उसका बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा। मुझे उसके, अगर मैं बात करूँ, उसके पैसे का ध्यान देना पड़ेगा, उसकी हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, उसका पीएफ का मुझे ध्यान देना पड़ेगा, उसके बोनसेस के मुझे ध्यान देने पड़ेंगे। सही बात है कि ना, ये सारी चीज़ों का मुझे क्या देना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ों में मेरे पैसे खर्च होंगे, हाँ खर्च होंगे। लेकिन जब मैं ये गार्ड को क्या कर रहा हूँ, आउटसोर्स कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर एजेंसी से उठा रहा हूँ, तो अब ये सारे जो खर्चे मेरे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बच जाएंगे। क्यों, क्योंकि मुझे तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है। अब उसकी जो भी चार्ज होगा वो मैं चार्ज पे कर दूंगा, क्यों, उसकी सर्विसेज के लिए। अब इसकी ये सारी चीजें मैं करूंगा क्या, मैं नहीं करूंगा। सही बात है, या तो मुझे इसको ट्रेनिंग देना है, ना तो मुझे इसका डेवलपमेंट करना है। ये सारा कौन करेगा मेरे बेहाफ पे, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन करेगा, जो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है मुझे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे पैसे क्या होते हैं, बच जाते कि नहीं बच जाते, बच जाते हैं सर। फिर अब ये कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग क्या करता है, एंटरप्रेन्योरशिप को, एम्प्लॉयमेंट को क्या बढ़ावा देता है। कैसे बढ़ावा देता है, अब सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके पास 10 सिक्योरिटी गार्ड्स है, ये अलग अलग कंपनी में लगे। अब मैं आया, मैंने बोला भाई मुझे भी सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो ये बंदा क्या करेगा, बोलेगा ठीक है मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो ये क्या करेगा, नए एम्प्लॉयज को हायर करेगा कि नहीं हायर करेगा, बड़ा ऑब्वियस बात है सर, हायर करेगा। तो बताए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, हाँ सर क्रिएट हो गया। साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप को ये और मोटिवेट होगा, ये और अच्छा काम करेगा। या समझ में आ गया, और इसी को देख के और लोग काम, तो एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो यही होता है। फिर क्या होता है आपका, लो मैन पावर कास्ट। मैंने अभी समझा, मैन पावर जो होता है वो क्या कम लगने लगता है। ठीक है, मैन पावर कॉस्ट इज मच लोअर देन दी होस्ट कंपनी। अब ये ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो मैन पावर का जो कॉस्ट है वो भी क्या कम लगने लगता है। एक्सेस टू प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो टास्क होता है, अब मैं जो एक्टिविटी है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मार्केटिंग वाली, मेरा काम जो एडवर्टाइजमेंट का काम जो है, मैं ऐसी लल्लू पंजू किसी को भी दे दूंगा नहीं, मैं एक ऐसी फर्म को दूंगा जो इसी काम में क्या कई सालों से है और अपनी एक्टिविटीज का परफॉर्म कर रही है। ठीक है, जो स्पेशलाइज है इसी काम के लिए, यही काम वो करती है, तो उनको दूंगा। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग हमेशा जब हम करते हैं तो हम पर्टिकुलरली वो फील्ड में जो सब एक्सपर्ट होंगे उनको ही देते, ऐसी किसी को भी नहीं देते। एम्फोसिस ऑन कोर प्रोसेस रादर देन द सपोर्टिंग वन। सही बात है। अब मैंने क्या कर दिया, मेरी सारी एक्टिविटीज थी मैंने आउटसोर्स कर दी। क्या कर दी, आउटसोर्स कर दी। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब मैं जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे पाऊंगा, मैं डिटेल में उस पर काम कर पाऊंगा। बाकी सारी एक्टिविटीज मैंने तो दे दी, बस मुझे क्या सुपरविजन करना रहेगा कि बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाकी सारे काम तो वो कर रहे कि नहीं कर रहे। समझ में आ गया। फिर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स आर रिड्यूस। सही बात है। पहले अगर मैं बात करूं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, मैं गुड्स मैन्युफैक्चर करता हूं, तो मुझे गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। अगर मैं खुद गाड़ियां खरीदने जाता तो मुझे पैसे बहुत ज्यादा लगते। लेकिन अब इन गाड़ियों के लिए मैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या कर रहा हूँ, एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को क्या मैं हायर कर ले। सही बात है।
अब इसमें ड्राइवर भी मुझे मिल जाएगा, सही बात है कि नहीं बात? हाँ सर सही बात है। तो गाड़ियां मुझे खरीदनी पड़ेगी नहीं, बस इसका जो खर्चा होगा वो खर्चा मुझे क्या देना पड़ेगा, और जब मैं दे दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, बट ऑब्वियस बात है। अब जब ये एफिशिएंसी, अब काम मैंने डिवाइड कर दिया, डिवीजन ऑफ वर्क आपने मैनेजमेंट का सुना होगा, अब मैंने काम डिवाइड कर दिया, तो अब क्या होगा, मैं अपने प्रोडक्शन वाले एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस कर पाऊंगा, और वो अपने और बाकी सारे लोग वो अपनी पर्टिकुलर एक्टिविटीज पे क्या फोकस कर पाएंगे, सही बात है। तो अब इससे क्या होगा, एफिशिएंसी होगी, यानी जो गुड्स होगा प्रॉपर्ली यूटिलाइज होगा, कोई आपका लॉस होगा, कोई नुकसान होगा नहीं, ये नुकसान होगा, तो इसी को हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं। प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो आपका जो प्रोडक्शन होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, जो काम होगा बहुत अच्छे से क्या होगा। नॉलेज शेयरिंग, अब दो है, दो लोग साथ में आ रहे, एक होस्ट कंपनी और एक आउटसोर्स है जो कंपनी है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से नॉलेज क्या शेयर करेंगे। अब इसको कहीं ना कहीं इनकी कंपनी का थोड़ा नॉलेज है, इसको इसकी फील्ड का थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा, और दोनों एक साथ क्या काम करना चालू करते। डिसएडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग, लैक ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सही बात है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो सर्विस क्या दे रही होगी, तो ये फोकस नहीं कर पाएगी कि आपके इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन पे क्या वो फोकस क्या कर पाए, समझ में आया। थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, जब आप किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी को क्या हायर करते हो, ठीक है, तो अब उसके पास सारी इंफॉर्मेशन क्या चली जाती है। अब ये आउटसोर्सिंग कंपनी हो सकता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है थर्ड पार्टी को दे दे, और आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाए, लीक क्या हो जाए। फिर डिससैटिस्फैक्शन सर्विसेज, मैंने बताया कि अगर यहाँ पे क्या होता है कि कई बार बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होता है आउटसोर्सिंग को लेकर, क्या कि जो सर्विस देने का जो टाइम होता है, डिलीवरी टाइम, वो बहुत लंबा हो जाता है, काम प्रॉपरली करते नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी इन्वॉल्व रहते हैं, तो यहाँ पे पॉसिबल है क्या पूरा काम ये जो तो सब क्वालिटी जो हो जाती है वो क्या होती है, गिरने क्या लगती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डिससैटिस्फैक्टरी सर्विस। फिर एथिकल इश्यूज भी होते हैं। अब कई बार हम क्या करते हैं कि हम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं मार्केटिंग के लिए बंदा ढूंढ रहा हूँ, मैं इंडिया में ना ढूंढकर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की किसी कंपनी को क्या कर रहा हूँ, मैं हायर क्या कर ले रहा हूँ, आउटसोर्सिंग वहां से मैं ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं गलत है ना। मैं अपनी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट ना क्रिएट करके, अर्निंग ना क्रिएट करके मैं दूसरी कंपनी दूसरी कंट्री में कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिकल इश्यूज क्या बोलते हैं। डन। अब फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग अगर बात करूँ तो पहले क्या आता है, बीपीओ आता है। क्या होता है, बीपीओ आता है। बीपीओ मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो छोटी मोटी एक्टिविटीज होती है उसको आउटसोर्स करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बीपीओ क्या बोलते हैं, क्या बोला है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग refers to the outsourcing of the peripheral activities of the organization to an external organization to minimize cost and to increase efficiency। समझ में आ गया कि जब हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल मतलब क्या, छोटे मोटे एक्टिविटीज या फिर आपके मेन एक्टिविटीज से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज होती है, जब उसको हम लोग क्या कर देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, उसी को हम लोग बीपीओ बोलते हैं। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, जब हम क्या करते हैं कि हमारे नॉलेज रिलेटेड या फिर इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो काम होता है वो हम किसी और कंपनी को दे देते हैं, उससे हम लोग नॉलेज प्रोसेसिंग नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के लिए सर्वे करके लाना, मेरी कंपनी के लिए फीडबैक गेन करके लाना, ठीक है, तो मेरे कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे चल रहे हैं मार्केट में उसका इंफॉर्मेशन गैदर करना, तो ये क्या हो गया सब, ये इसको हम लोग केपीओ बोलते हैं। अब फिर क्या आता है, एलपीओ आता है। अब एलपीओ कहीं ना कहीं केपीओ का ही एक टाइप है, लेकिन एलपीओ में क्या होता है, हम स्पेसिफिक सिर्फ लॉ वाले जो काम होते हैं, जो लीगल वाले काम होते हैं, लीगल सर्विसेज वाले जो काम होते हैं, हम क्या कर देते हैं, हम किसी पर्टिकुलर लॉ फर्म को दे देते हैं, या फिर लीगल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को दे, लीगल लॉ फर्म को हम दे देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलपीओ क्या बोलते हैं। अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने यहाँ पे नहीं दिया, बट अगर आप टेक्स्ट बुक में चेक करोगे तो वहां पे आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब आई होप सो यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर है, मैंने पूरी चीजें यहाँ पे आपकी क्या कंप्लीट करवा दी, ठीक है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से चीजें क्लियर है, तो चलो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो चलो मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।